नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा पे बात हो रही है सीरो सर्वे की। जी हां, एक ऐसा सर्वे जो ये बताता है कि इस समय देश में कितने प्रतिशत लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं जो कोरोना से लड़ सकती हैं। यानी एक टर्म जो आपने सुनी होगी हर्ड इम्यूनिटी की, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश होती है। कहा जाता है कि जब किसी देश में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए या किसी इलाके में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो वहां पर फिर कोरोना का असर कम हो जाता है। और हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसका मतलब है कि आपकी एक डेफिनेट प्रतिशत ऑफ आबादी को इस वक्त या तो कोरोना होके गुजर चुका है या उनमें वो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए। लेकिन फिर आ जाता है एक आरओ फैक्टर, वहां पे कहानी फिर बदल जाती है। तो थोड़ा सा घुमा फिरा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या ये एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, जहां पर इस सीरो सर्वे जो कि देश का चौथा सीरो सर्वे है, वो कह रहा है कि लगभग 68% आबादी अब जो है उसके पास इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी या कह लीजिए एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो चुकी है। लेकिन क्या हम इसे देश के लिए हर्ड इम्यूनिटी मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरी लहर जिसकी बात हो रही है कि वो जल्द या किसी भी वक्त आ सकती है अब, तो उससे सामना करने के लिए ये कितनी अच्छी खबर हमारे लिए है, आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट या मेहमान शामिल हो रहे हैं उनमें हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एमएस कंवर, निकोलस हेल्थ केयर के सीईओ कपिल जैन साहब और स्टार पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कंवर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। ये चौथा सीरो सर्वे है देश का, करीब 70 से ज़्यादा ज़िलों में और 21 से ज़्यादा राज्यों में इसे किया गया। और अच्छी बात है कि इसमें 6 से 17 साल की उम्र के लोग भी या बच्चे भी शामिल किए गए हैं। और ये कहता है 67.7 या मोटे तौर पे हम 68% पकड़ लें आबादी में जो है वो आपकी एंटीबॉडीज़ मिली हैं। ये जो प्रतिशत है ये हमें कितना तसल्ली देता है, कितना हमें राहत देता है, जबकि हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है? विपिन जी, दिस नॉट अ बैड न्यूज, इट इज नॉट अ बैड न्यूज। क्योंकि अगर हम सोचें कि हमारा जो सर्वे हुआ था दिसंबर जनवरी में, दैट वाज द थर्ड सीरो सर्वे, उसमें 24% के करीब थी पॉजिटिविटी। तो उसके बाद जो इतनी एकदम से जंप किया है, इसके दो रीजन है। एक तो जो मैसिव वेव आई थी, सेकंड वेव, डेल्टा वेव से, और उसकी वजह से हुआ, उसमें जो लोगों को बीमारी हुई उसकी वजह से इम्यूनिटी हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं सोचता हूं, अगर हम ऐसे सोचें कि कितने परसेंट लोगों को बीमारी हुई और कितने लोगों को बीमारी हुई नहीं लेकिन उन प्रोबेबली कैरियर थे वो, और सिम्टोमेटिक भी नहीं थे, सिम्टोमेटिक कैरियर रहे होंगे, तभी इतना नंबर बढ़ के 68 तक पहुंच गया। 24 से 68 मीन्स समथिंग लाइक 44% राइट। तो ये आप देखिए कि वैक्सीनेशन के अगर लें हम, तो तकरीबन 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इंडिया में, और 3 करोड़ के करीब ऐसे हैं जिनको डबल वैक्सीन लग चुकी है ना। 5 करोड़ पर डबल वैक्सीन लग चुकी है। तो अगर हम ये देखें कि सिंगल वैक्सीन और डबल वैक्सीन को मिला के सारे देखें, तो तकरीबन 34 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी है। तो कितने परसेंट हुआ? दिस इज समथिंग लाइक 1/4 जो कि टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है। 25% अगर है और हमने अचीव कर लिया सीरो पॉजिटिविटी 68% केसेस में, तो इसका मतलब ये है कि चाहे पहली वेव थी चाहे सेकंड वेव थी, बीमारी उसमें काफी ज्यादा हद तक अनडिस्क्लोज भी रही है, जो कि जो सरफेस पे आई उसके अलावा उससे कई गुना ज्यादा थी जो सरफेस पे नहीं आई, जिन्होंने टेस्ट नहीं किए, और जो एसिम्प्टोमेटिक रहे, टेस्ट करने की उनको जरूरत भी नहीं थी, उनमें भी पॉजिटिविटी पाई। सो इस वजह से हम 68% तक पहुंच गए, विच इज गुड न्यूज। इसका मतलब ये है कि इन अनदर 4-5 मंथ्स प्रोबेबली आप 80% पर पहुंच जाएंगे, 3-4-5 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे, जो कि एक हर्ड इम्यूनिटी होने के लिए जरूरी है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, ये जो 68% जो फिगर आई है, इसमें 25% हेल्थ केयर वर्कर्स थे। तो हेल्थ जी, आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेस पे होती है, तो मोस्ट ऑफ देम वुड बी वैक्सीनेटेड एनीवे।
सो हो सकता है कि ये फिगर जो 68% है थोड़ी सी ये ट्वीट फिगर हो, बिकॉज इसमें ज्यादातर काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और उसमें एक बड़ा नंबर है। अभी ग्राफिक्स में वो आएगा जिसमें हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका एक बड़ा नंबर है, इसलिए भी एक मोटा जंप। लेकिन जैसा आपने कहा कि 68% इज अ गुड न्यूज। अब यहां पे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कपिल साहब। हर्ड इम्यूनिटी की जब बात होती है तो जब पहली लहर आई थी, आई थिंक तब कहा जा रहा था कि अगर 60% लोगों में एंटीबॉडी निकलेगी तो हर्ड इम्यूनिटी होगी। अब ये उठा के हो गया है 85%, जो हम पढ़ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और यहां पर एक वैल्यू आ जाती है आरओ फैक्टर, यानी कि वायरस का जो असर है वो कितना ज्यादा बड़ा। पहले कहा गया कि पहली लहर में वो करीब 2.5 था और अब वो करीब 6.5 हो गया है, यानी कितना असरकार है, जिसमें हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं या डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करते हैं। तो इस पूरे मानदंड को आप कैसे देखेंगे कि क्या अब हम और आगे खिसक गए हैं, अब हम 70% के आसपास पहुंच रहे हैं, तो जो हर्ड इम्यूनिटी का फिगर है वो 85 पे चला गया? आई थिंक जो सर्वे हुआ है वो बहुत ही अब देखो तो हमारे लिए एनकरेजिंग फैक्टर है। भारतवासियों के लिए अगर हम देखें तो एक बहुत ही एनकरेजिंग फैक्टर है। पर आई थिंक हमको सर्वे को और डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे WHO ने कहा है कि वेरिएंट इतना नया है, इसमें कोई आप अगर पहले पास्ट की हिस्ट्री देखो, कोई भी पैंडमिक सिचुएशन आई है, चाहे वो पिछले 200 साल में जो भी आई है, आई थिंक वो रिपीटेड आती गई और उसकी एक टाइमलाइन भी होती है। तो आई थिंक ये देखते हुए हमको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि हर एक वेरिएंट में, जैसे पहले अल्फ़ा वेरिएंट आया, फिर बीटा आया, फिर जाके अगर हम देखें तो डेल्टा वेरिएंट आया है, तो हर एक वेरिएंट में आरओ लेवल के फैक्टर्स बढ़ती जा रही है। तो जहाँ पे अभी कहते हैं कि अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी स्टेट पे आना है इंडिया को, तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड होना चाहिएगा और तब जाके हर्ड इम्यूनिटी के करीबन हम पास पहुँचेंगे। और इस सर्वे में भी हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमने किन किन फैक्टर्स को किया हुआ है, किन किन एज, जैसे हमने देखा है कि 6 साल से 17 साल और वेरियस अदर्स एज फैक्टर्स के लोगों का भी इसमें सर्वे किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सर्वे को पॉजिटिवली रहे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों में एक आत्मविश्वास भरा होना चाहिए कि यस, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। और आई थिंक भारत सरकार को वैक्सीनेशन पे और फोकस करना चाहिए, और इस वैक्सीनेशन स्पीड को हम जितनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा ही हम हर्ड इम्यूनिटी के तरफ पहुंचेंगे। अगर आप देखते हो आज के डेट में सिर्फ इजराइल ऐसी कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जिन्होंने वो हासिल कर लिया है। यूएस ने भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर किया था, पर हमने देखा ये पास्ट कुछ दिनों में डिक्लेयर करने के बाद भी उनके यहाँ पे वापस डेल्टा के सबसे ज़्यादा केसेस अभी कुछ दिनों में वहीं पे आए हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक नेक्स्ट जो 2-3 महीने वो बहुत ही क्रिटिकल है। एक तो हमें वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा हम सेफ्टी के तरफ बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन करने के बाद हमको कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हम कोविड होने के बाद भी पर जो असर होता है वो बहुत ही कम होता है, जो डैमेज होता है वो बहुत कम मान्य में हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ले कि ताकि वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखे, अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, मास्क पहन के जाए, हाइजीन लेवल को मेंटेन करे। और स्पेशली थर्ड वेव में हमको बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई थिंक इन सब फैक्टर्स को देखते हुए एक एनकरेजिंग फैक्टर है हमारे लिए कि जो सर्वे किया हुआ है ICMR ने वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत हमारे लिए इफेक्टिव है। पर आने वाले दिनों में हमको ये ज़रूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सतर्क रहे और हम लापरवाह ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो इम्पोर्टेंट है। और वैक्सीनेशन की बात आप दोनों ने कही, वैक्सीनेशन पे थोड़ी सी और बात करने के लिए भाटी साहब के पास में जाता हूं। तो भाटी साहब, करीब 30% के आसपास आबादी है हमारी जिसने सिंगल डोज लिया है, और अगर हम जिसे फुल्ली वैक्सीनेटेड कहते हैं, डबल डोज ही क्योंकि वैक्सीन है हमारे पास, वो सिर्फ 6.5% है इस वक्त, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं। आपको नहीं लगता इसको अभी हमें थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा? ठीक है, हमारी एंटीबॉडीज ज़्यादा लोगों में निकली है, सीरो प्रिवेलेंस ज़्यादा लोगों में आया है, लेकिन जो एक और बड़ा हथियार है वो अभी हम उतना ज़्यादा उसको धार नहीं दे पाए, क्योंकि 6.5% फुल्ली वैक्सीनेटेड काफ़ी कम नंबर है।
जी बिल्कुल, हम उस तरह से बात करें अगर स्पेसिफिकली इसको अभी सीरो सर्वे प्लस वैक्सीनेशन एंड थर्ड वेव तीनों चीज़ों को देखकर हम बात करते हैं, तो जिस भी तरह की हम कोई वेव की बात कर रहे हैं तो वेव तो हमारी ज़्यादातर आपका कह लीजिए वेरिएंट ड्रीवन है। जो फर्स्ट वेव की जब हम बात कर रहे थे उसमें जो वेरिएंट था वो डिफरेंट था, और जो सेकंड वेव था उसमें जो वेरिएंट डिफरेंट था। इस वजह से जो हमारी आर नोट वैल्यू है वो जिस तरह से हमने चेंज बताया है कि 2.5 और उसके बाद 6.5, मतलब जो इन्फेक्टिविटी है संक्रमण वाली जो दर है वो बढ़ गई क्योंकि डेल्टा वेरिएंट था। अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं, देखिए टोटल ओवरऑल हमारा टारगेट दिसंबर का जो हमने डिफाइन किया था कि लगभग हमें 190 करोड़ के करीब डोजेज लगानी है, जिसके अंदर अभी हमारी लगभग 40-45 करोड़ डोज अभी एंड ऑफ जुलाई तक लग जाएगी। तो उसका अगर हम बात करें तो 135-140 करोड़ डोजेज अभी भी हम लोगों को लगानी है, बिल्कुल वो तो है ही। हाँ, बट बीच में एक जो हमारा ये सीरो सर्वे, फोर्थ सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी एनकरेजिंग है। बट इसमें भी एक चीज़ है, बिल्कुल वैक्सीनेशन की ड्राइव को तो स्पीड अप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक नेशनल सर्वे है। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे सेकंड में भी देखा था, सेकंड टाइम जो हमारा सीरो सर्वे हुआ था, इनफैक्ट थर्ड टाइम जो हुआ था जनवरी के अंदर, उसके अंदर हमने दिल्ली में देखा था कि लगभग 56% के करीब हमारी जनता उसमें जो है सीरो पॉजिटिव आया था, और इवन पुणे में भी देखा था, पर एक डिफरेंट वेरिएंट आया। तो डिफरेंट वेरिएंट ने एक अलग तरह से बिहेव किया। तो इस वजह से हमारे लिए एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जो हमारी भारत के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो सेकेंड वेव में लोग इन्फेक्ट हुए थे ज़्यादातर वो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए थे। और हमारी जितनी भी अभी रिसर्च आ रही है और जितनी भी हमारा सीरो सर्वे हुआ है, इसमें पाया गया है कि जो हमारी 67% के करीब जो लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज मिली है तो वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिली है। और डेल्टा वेरिएंट ही अभी आप ये देखिए कि अगर अल्फा बीटा और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा अभी सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये एक अच्छी खबर है कि हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव को डेफिनेटली हमें स्पीड अप रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। डेल्टा वेरिएंट ने ही जो आरओ फैक्टर बढ़ा दिया और उसकी वजह से बच्चों के लिए हर्ड इम्यूनिटी का जो परसेंटेज है वो बढ़ने की नौबत आई। डॉक्टर कंवर, एक इंपॉर्टेंट बात जो आईसीएमआर ने सर्वे के साथ वो कही कि अब आपको स्कूल खोल देने चाहिए, और क्योंकि उन्होंने 6 से 9, 10 से 17 ये भी अलग अलग एज ग्रुप में बांट के, तो अगर मैं 6 से 9 साल वाले बच्चों की बात करूं तो 57.2% टू बी प्रिसाइज, 10 से 17 में 61.6% सीरो सर्विलेंस निकला है। आपको क्या लगता है, आईसीएमआर जो कहना चाहता है वो ठीक है या जल्दबाजी होगी? There is a caveat, a big caveat here, and that is कि अगर हम स्कूल खोल देते हैं और एकदम से वेव आ जाती है तो हमें इमीडिएटली स्टेप्स ले लेने चाहिए, क्लोजर ऑफ दिस ऑल इंस्टीट्यूशंस, एंड देयर शुड बी लॉकडाउन्स इन केस देयर इज ए डेफिनेटिव थर्ड वेव। वो अभी कह नहीं सकते। मेरे अपने ख्याल से थर्ड वेव आएगी जरूर, लेकिन म्यूटेड होगी और प्रॉबेबली थोड़ा खिंचेगी, लेकिन इट विल बी म्यूटेड, इट विल बी नथिंग like what we had in the Delta with the Delta variant a month or two ago. So ये अगर स्टेप लेते भी हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो in a place like Delhi, North India में in general, the disease has subsided, largely subsided. लेकिन it is not the case in every state. अभी कई states ऐसी हैं, महाराष्ट्र में भी अभी है, southern states में, उधर north east states में disease काफी है। That's why your daily new cases number is 40,000. 40,000 new cases a day is not a small number. So इस वजह से probably ये decision अगर होगा भी तो national state level पे नहीं होना चाहिए, state wise होना चाहिए, जहाँ पे disease subside करके। And then again the caveat, as I said, is that in case there is a surveillance तो हो ही रही है, अगर cases बढ़ने शुरू हो जाते हैं इमीडिएटली उनको स्टेप लेने चाहिए, ना कि सेकंड वेव की तरह करना चाहिए कि डिजीज बढ़ती जा रही है, नंबर जितने बढ़ गए थे तब भी इन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिए। सो दैट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ठीक है, तो यहां पर
बोला जरूर है आईसीएमआर ने, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं और सही बात है कि ये स्टेट टू स्टेट और प्लेस टू प्लेस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए, ना कि एक साथ, क्योंकि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर नंबर फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसी सर्वे के मुताबिक 13 राज्य है उन्होंने चिन्हित किए जहां खतरे की घंटी हो सकती है। तो छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी चीज पर बात करेंगे, क्योंकि विडंबना ही कहिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं इतना सीरो प्रेवलेंस निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब फिर से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं या 40,000 के नीचे नहीं जा रहे। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है उम्मीद का सीरो सर्वे, क्योंकि नए सीरो सर्वे, चौथे सीरो सर्वे में अब ये निकल कर आया कि देश की करीब 68% आबादी के पास कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है, जो कि एक अच्छी खबर मानी जा रही है। फटाफट इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कपिल साहब, एक ये है कि एक तरफ 68% लोगों में एंटीबॉडी मिली है और दूसरी तरफ ये है कि हमारे पास केसेस कम नहीं हो रहे, 40,000 के आसपास, जैसे डॉक्टर कंवर भी कह रहे थे, अटक के रह गया मामला। इनफैक्ट केरला, महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़ रहे हैं और 13 ऐसे और राज्य चिन्हित किए गए हैं जहां पर फिर से स्थिति घूम सकती है। आई थिंक इसका मेन कारण अगर आप देखें कि अभी भी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हम अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना समझे और हम सतर्क ना रहे और हम है ना जिन जो बेसिक प्रिकॉशंस है, अगर वो बेसिक प्रिकॉशंस ना ले तो वो बहुत ही, जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो आपने देखा भी है कि वो है ना लोगों में वो एक तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन रखा नहीं, तो उस वजह से काफ़ी केसेस बढ़ भी रहे हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, काफ़ी लोगों ने, अगर आप देखो ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखने जाए तो जो वैक्सीनेशन हुए, चाहे वो सिंगल डोज और डबल डोज मिला के अगर 34 करोड़, दैट इज़ लेस देन ऑलमोस्ट 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़रूरी है और हम जितने जल्दी वैक्सीनेशन, भारत सरकार जितने जल्दी वैक्सीनेशन को करा सकती है और जब जैसे जैसे लोग अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आई थिंक हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में केसेस और एडमिशन्स भी कम होते जाएंगे और आई थिंक उसका जो डैमेज होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन बेसिक चीज़ों को समझें। इवन वैक्सीनेशन कराने के बाद भी जो सेफ्टी पैरामीटर्स है, हमको कुछ टाइम तक तो वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पार्ट है नया वेरिएंट है, सब साइंटिस्ट, इवन वी हैड वेरी लेस टाइम, सब साइंटिस्ट के पास बहुत कम टाइम मिले थे इसको सर्वे करने के लिए। तो कोविड वेरिएंट, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है, मैं फटाफट कुछ सवाल ले लेता हूं। तो समीर साहब, तैयारियों को लेकर थोड़ा जायजा दीजिए, क्योंकि जैसा कह रहे हैं अब जनता तो सुनती नहीं है, नज़ारे हम रोज देखते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक सबने रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन वो भीड़ का आलम बदलता नहीं है। तो क्या हम मान के चलें कि 40-50 हजार का आंकड़ा हमें दिखता ही रहेगा? देखिए, एक तो हमें ये नहीं पता कि जो वायरस है वो किस तरह से बिहेव करेगा। दूसरा एक, इसमें अगर हम सीरो सर्वे की भी बात देख लें तो अभी 30% से अधिक आबादी है जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, ससेप्टेबल है, वनरेबल है। और इसके अलावा हम देखें तो काफ़ी सारे स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जो सेकेंड वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए थे, वहाँ पे सिग्निफिकेंट इसका राइज है। तो ये सब फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। और अभी और कौन सा नया वेरिएंट है, क्योंकि उतना ज़्यादा सीरो सर्वे नहीं हो रहा, तो वो भी हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है। ये एक नेशनल सीरो सर्वे की रिपोर्ट है, तो इस वजह से अभी भी हमें जो बेसिक सारी चीज़ें उसको उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो जो थर्ड वेव की हम बात ओके, गॉट योर पॉइंट। क्विकली डॉक्टर कंवर, मुझे बताइए कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 45 से 60 इयर्स का जो एज ग्रुप है उनमें 77% यानी सबसे ज्यादा सीरो सर्विलेंस निकला, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी मिली। तो क्या इस एज ग्रुप के लोग थोड़ा आराम से रह सकते हैं? या आई थिंक एक रीजन ये भी है कि इस ग्रुप में वैक्सीनेशन मैक्सिमम हुई है, क्योंकि एज के हिसाब से चले थे। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा, फिर जैसे दूसरे कंट्रीज में भी हुआ, यूके में भी ऐसे ही हुआ। जी higher the age they were vaccinated first because they are the more vulnerable group. सो एक यही रीजन है, और तो कुछ ये तो ठीक है। हाँ, तो वो आप सही कह रहे हैं कि क्या सबसे पहले क्योंकि वो कवर अप मिला उनको, और यही कारण है कि यहाँ पर हम इतना बढ़िया नंबर देख रहे हैं। बहरहाल यही कहेंगे,
उम्मीद का सर्वे है, उम्मीद की किरण है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम लोग इस सर्वे के सहारे निकल जाएं, फिर वही सारी चीजें। नहीं तो आप जानते हैं कैसा अब तक का बिहेवियर है, सब जान चुके हैं। तो अभी भी और वक्त बाकी है, अपना मास्क, ग्लव, डिस्टेंस सब फॉलो कीजिए। अच्छी बात है, अच्छी खबरें आ रही हैं, उनसे अपना मनोबल बढ़ाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा मत घटाइए। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।